evening, all of you. Let's start with discussion. Question number 1, किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल, अभी कोचिंग खुल जाएगा, आदेश आ गया। नयन लास्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1, 2, 3 किसी को भी डाउट है क्या? 1, 2, 3 किसी को भी डाउट है क्या? सत्यम 16 अगस्त से क्लासेस खुल जाएंगे। बिल्कुल अंकित 16 अंकित will let you know now we can open anytime. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अमृत क्लास कर लो पहले भाई, कहूँ तो कर लेंगे हम लोग, पहले क्लास तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 क्वेश्चन नंबर 4 and 5 एनीवन, किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 and 5 होमवर्क है लास्ट क्लास का, मैं आ गया हूं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 फर्स्ट एक्सरसाइज था साउंड का। अब अनुपम ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा। अनुपम लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है क्या? क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक व्हेल्स कम्युनिकेट अंडर वाटर? व्हेल्स पानी के अंदर कैसे कम्युनिकेट करते हैं? नयन, am I clear to all of you? Am I completely audible बच्चों? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ग्रेट, चलो ओके नैतिक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या नयन थोड़ा सा आपके पास हो सकता है नेटवर्क कंसर्न हो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है अनुपम को। अनुपम देखते हैं हाउ डू यू थिंक व्हेल्स कम्युनिकेट अंडर वाटर? तो बेसिकली व्हेल्स वाटर के अंदर कम्युनिकेट करते हैं थ्रू व्हाट? थ्रू वाटर। वाटर इज द मीडियम। यहां पे मेरा मीडियम क्या होता है? वाटर होता है। साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट, हियर वाटर इज मीडियम। क्लियर है? एग्जाम कॉर्नर का 4 नंबर भी आगे देखते हैं। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू? कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इसमें क्या होगा? गिव रीजन फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू व्हाट? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, एयर, सॉलिड्स, बट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? साउंड जो है वो वाटर से ट्रेवल कर सकता है, एयर से ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है, पर वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम का मतलब एम्प्टी स्पेस। अच्छा बच्चों, वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस का मतलब कि कोई मीडियम नहीं हो। वैक्यूम का मतलब समझ सकते हो, नो मीडियम। नो मीडियम, नो मीडियम। क्लियर है क्या? वैक्यूम का मतलब नो मीडियम। हमने क्लास कर लो यार, अभी देख लेंगे उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट चेक का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 किसी को डाउट है क्या? कॉन्सेप्ट चेक का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 पीयूष ने पूछा है, सर हैव यू ऑब्जर्व दैट इफ यू होल्ड योर बाइसिकल बेल्ट टाइटली एंड विद योर हैंड व्हेन इट इज रिंगिंग द साउंड स्टॉप्स कमिंग, एक्सप्लेन व्हाई डज दिस हैपन? बच्चों देखो, याद रखना कि साउंड क्यों आता है? साउंड आता है उस बेल के वाइब्रेशन की वजह से। अगर आप उसको टाइटली होल्ड कर दोगे तो क्या वो वाइब्रेट कर पाएगा क्या? बताओ बच्चों, अगर उसको हम टाइटली होल्ड कर देंगे तो क्या वो वाइब्रेट करेगा? पीयूष, विल इट वाइब्रेट? और अगर वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, और अगर वाइब्रेट नहीं कर पाएगा तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? तो साउंड प्रोड्यूस होने का तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाइब्रेशन है। हम उस वाइब्रेशन को ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उत्कर्ष हैंड रेज क्यों? बोलो सर बट जो हमारे साइकिल में बेल बजती है वो तो अंदर के मेटल्स के वाइब्रेशन से बेल बजती है, तो फिर सर उसके आउटर सरफेस को कवर करने से क्या फिर फर्क पड़ रहा है उसमें? आउटर देखो, उसको हम कैसे कर रहे हैं कि मान लो हमारा बेल है, तो बेल को जब हिट करते हैं तो बेल पूरी तरह वो मेटल बॉडी लगा होता है, वो पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। साथ साथ जब पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है तो हम उसको होल्ड कर देते हैं, तो कमी तो कम से कम आएगी। इट माइट नॉट स्टॉप, बट वो डिक्रीज तो कर ही जाएगा, और डिक्रीज करेगा तो उसको कहते हैं साउंड क्या हो गया? कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 3 कोई दिक्कत नहीं है। 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। ओके, लेट मी गो विद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, व्हाई डू यू हियर द साउंड ऑफ हॉर्न ऑफ एन अप्रोचिंग कार बिफोर द कार रीचेज अस? बिल्कुल सही। आप खुद सोचो कि कार की स्पीड क्या है। कार की स्पीड बहुत नहीं होगा तो 50 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन कार के साउंड की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो कौन पहले पहुंचेगा हमारे पास? पूर्णिमा, हमारे पास पहले साउंड पहुंचेगा क्या? पूर्णिमा, हम कह सकते हैं पहले हमारे पास साउंड पहुंचेगा तब वो गाड़ी पहुंचेगी। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, यू हैव सीन एक्सप्लोडिंग meteors in the sky but you hear no sound when you see them। बच्चों ये बताओ कि जहां पे वो मेटियोर्स मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वहां पे क्या कोई मीडियम होता है क्या? क्या वहां पे कोई एटमॉस्फेयर होता है क्या? अगर वहां कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो साउंड हमारे पास ट्रेवल कैसे करेगा? साउंड के प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, और वहां पे अपने पास मीडियम होता ही नहीं है। क्लियर है क्या? स्पेस में वैक्यूम होता है, या स्पेस में कह सकते हो एटमॉस्फेयर नहीं होता है। क्लियर है? स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सप्लोजन अकर्स ऑन द मून। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है 5 में भी। 5 और 6 दोनों स्पेस का ही क्वेश्चन है। दोनों में साउंड हम तक नहीं पहुंचेगा ड्यू टू लैक ऑफ मीडियम। स्पेस इज वैक्यूम कह सकते हैं अंकित। कैन से क्वेश्चन नंबर 7, एक सवाल आया है, उज्जवल, आर यू फोकस्ड इन क्लास? उज्जवल, I'm asking Ujjwal, are you focused? Because you are asking nonsense things in class. Class के end में टाइम दूंगा 5-7 मिनट, पूछ लेना। You are not focusing on what we are discussing. You are asking ये कब होगा, वो कब होगा। चलो मैं लास्ट में आपका जवाब दूंगा एंड परफेक्ट आंसर दूंगा, पहले क्लास पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू थिंक एस्ट्रोनॉट्स टॉक टू वन अनदर ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड व्हाई? ठीक है, देखो 7th में इसका आंसर क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप्स में होते हैं, और उसके अंदर में एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, उसमें उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो उनको लाइव रखते हैं। तो वहां पे एटमॉस्फेयर की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं। लेकिन मून पे अगर यानी वो स्पेसशिप के बाहर निकल जाए, स्पेसशिप के बाहर निकल जाए, तो उनके अंदर एक कॉर्ड्स लगे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। उस कॉर्ड्स के थ्रू ही वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली कोई भी बात एक दूसरे से नहीं कर सकते। ओनली कैन दे कैन कोऑर्डिनेट विद दिस कॉर्ड्स। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। पूर्णिमा, अभी होपफुली ये क्लियर होगा। हम कह रहे हैं स्पेसशिप के बाहर कैसे आवाज आएगी। ठीक है, उत्कर्ष ने हैंड रेज किया, गो अहेड उत्कर्ष। सर आपने जो बोला कि वो कॉर्ड्स से कनेक्टेड होते हैं, तो सर कॉर्ड्स में तो तार ही ना। कॉर्ड वायर नहीं होता, कॉर्ड में एयर होता है। क्लियर है? कॉर्ड में एयर होता है जो कि एक्चुअली कनेक्टेड होता है स्पेसशिप से। वो थ्रू वायर या फिर थ्रू एयर? वायर नहीं, वायर नहीं, कॉर्ड का मतलब मैं कह रहा हूं कि एक पतला पाइप, यू कैन से इट्स अ एयर पाइप। एयर पाइप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर उनको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, ताकि ब्रीदिंग भी हो सके और कम्युनिकेशन भी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपेरिमेंट हमने किया है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों 9th क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया है कि जो लाइटनिंग होती है तो हम देख तो पाते हैं लेकिन सुन ले पाते हैं। क्यों? बिकॉज जब हम लाइटनिंग होती है तो जो लाइट होता है वो आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और जब लाइटनिंग होती है तो आवाज आती है 340 या 330 मीटर पर सेकेंड से। खुद सोचो कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा? क्या लाइट पहले नहीं पहुंचेगा?
लाइट पहले पहुंचेगा फिर क्या पहुंचेगा, साउंड। तो पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है फिर हमें सुनाई देता है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है सबको? ओके ग्रेट, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 10 and 11. Question number 10 and 11. Anyone? Question number 10, 11. Done? हो गया? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज अपना फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, साउंड वेव्स। ठीक है, पूर्णिमा क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, देख लेते हैं पूर्णिमा। Speed of sound is inversely proportional to the square root of density of medium through which it propagates. How do you think the speed of sound changes in air when it is humid? बच्चों ये बताओ कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, कोई मुझे समझा सकता है क्या? What do you mean by humid? कोई अनय ने हैंड रेस किया? अनय मैं आपको कर रहा हूँ, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अनय। काफी लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं अनय को पहले कर रहा हूँ, वेदन शुभम बोलिए अनय। The amount of water present in the air. मतलब आप ऐसे समझ सकते हो क्या कि एयर में लिक्विड का कंटेंट आ गया थोड़ा सा? Yes, sir. बिल्कुल। तो आप इतना तो जानते हो कि लिक्विड का कंटेंट बढ़ने की वजह से स्पीड में इंक्रीज होगा, मानते हो क्या? लिक्विड का कंटेंट बढ़ने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर मैं कहूं कि ह्यूमिड एयर हो गया है, इसका मतलब कि लिक्विड कंटेंट इंक्रीज कर गया है, और लिक्विड कंटेंट बढ़ गया है, तो क्या एंड में क्या होगा? एंड में स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड का जो स्पीड होता है वो लिक्विड में ज्यादा होता है गैस से, और सॉलिड में ज्यादा होता है लिक्विड से। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ेगा? ह्यूमिडिटी से साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चों, आई थिंक वी आर टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, लेट्स गो अहेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, साउंड वेव्स। हम लोग अपने आज के फ्रेश टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है साउंड वेव्स। देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। साउंड वेव्स क्या होता है? तो हम तो पहले से ही जान चुके हैं अभी कि साउंड बेसिकली क्या होता है, इज अ वेव। हम जानते हैं क्या? साउंड इज अ वेव। साउंड क्या है? साउंड इज अ वेव। ये हम पहले से जानते हैं कि साउंड एक वेव है, इज अ वेव। और वेव क्या करता है? कैरी करता है एनर्जी को। अब साउंड वेव में क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव में क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए हमने क्या लिया कि सारे पार्टिकल्स जो थे, जैसे ही साउंड यहाँ सोर्स से क्रिएट हुआ, हमने क्या किया? सोर्स से साउंड को क्रिएट किया और ये लिसनर तक पहुंचा रहा है। तो साउंड क्या होगा? साउंड ट्रेवल करेगा। तो साउंड के ट्रेवल करने की वजह से जो बीच के मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सब क्या होने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे। हर पार्टिकल क्या होगा? वाइब्रेट करने लगेगा। तो हर पार्टिकल अपने पोजीशन से वाइब्रेट करेगा। तो अगर हर पार्टिकल अपने पोजीशन से वाइब्रेट करेगा तो हर पार्टिकल अपने पोजीशन से कहीं ना कहीं डिस्प्लेस्ड होगा। हमने माना कि यहाँ का जो पॉइंट है, ए का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो कुछ यहाँ पहुंच चुका है। वो क्या हुआ है? कुछ यहाँ डिस्प्लेस होकर पहुंच चुका है। हमने देखा जो बी का पॉइंट है वो बी का कहाँ पहुंच चुका है? कुछ यहाँ पहुंच चुका है। हमने देखा सी का जो है वो कुछ क्या हो चुका है? यहाँ पहुंच चुका है। हमने देखा डी का कहाँ पे है? तो डी का कुछ यहाँ पहुंच चुका है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि हर पार्टिकल अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है, हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से क्या हो रहा है? हल्का सा डिस्टर्ब हो गया है। क्लियर है? हल्का सा सब डिस्टर्ब हो गया। तो हम सोर्स और लिसनर के बीच में क्या देख रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सब क्या है? अपने पोजीशन से क्या हो गया? हल्का ऊपर या हल्का नीचे हो गए। इज इट क्लियर? क्या बताइए बच्चों, क्या हर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन में? क्या लिख सकते हैं? ईच पार्टिकल इन मीडियम, ईच पार्टिकल in medium is under vibration. Is under vibration. Is this clear बच्चों?
तो जितना भी पार्टिकल है वो सब क्या है, वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमने क्या देखा कि सोर्स से वाइब्रेट कर रहा है, तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ले लिया y, और किसके साथ ले लिया हमने, और ये क्या ले लिया हमने, हॉट x ले लिया। तो ये x और y का रिलेशनशिप है। इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये रिलेशनशिप क्लियर है सबको? ठीक है। Why there is a graph forming in phone while recording? मैं समझा नहीं नयन क्या बोलना चाह रहे हो। नयन समझ में नहीं आया मुझे। Why there is a graph forming in phone while recording? ठीक है, ग्राफ बना हुआ है ना नयन। तो हमने आपको जो समझाने की कोशिश किया, आपको वो यही समझाने की कोशिश किया कि हर पार्टिकल, ऐसा समझो, एक सिंपल सा समझो, जब साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा था तो हर पार्टिकल कुछ ऐसा था। देख लो, हर पार्टिकल उस येलो हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, लेकिन जैसे ही साउंड वाइब्रेट करने लगा तो हर पार्टिकल क्या होने लगा, वाइब्रेट करने लगा। हर पार्टिकल क्या होने लगा, वाइब्रेट करने लगा। और वाइब्रेट करने लगा तो किसी वक्त पे देखा तो सब पार्टिकल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। क्लियर है क्या? तो ये मेरा ग्राफ है साउंड वेव्स का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये ग्राफ सब लोग बना लेंगे? क्योंकि इसी ग्राफ से सब कुछ मैं बताने वाला हूं अगले आज पूरे क्लास में। आज का पूरा क्लास इसी ग्राफ पे चलेगा। जल्दी नोट कर लें। अभी ने एक सवाल पूछा है कि सर हाउ डज साउंड ट्रेवल इन फोन व्हाइल कॉलिंग। सर मैंने क्वेश्चन भेजा था, अभी इसको लास्ट में देखेंगे। अब जस्ट रिमाइंड मी। नयन आपको तुरंत समझ में आएगा। नयन आप जो सवाल पूछ रहे हो, आपको समझ में आएगा ग्राफ क्या क्या मतलब होता है। इस पूरे ग्राफ को समझो, समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि हर पार्टिकल वाइब्रेशन में है, हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। मीन पोजीशन से क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, कोई मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, और मिनिमम कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। ठीक है, मैं एक और ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो दूसरा ग्राफ है जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, y है, और ये क्या है, t है। हम क्या देख रहे हैं कि एक पार्टिकल को देखते हैं कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। तो एक पार्टिकल जो हो रहा है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। यानी एक एक पार्टिकल जो है वो सब टाइम के साथ क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। दो तरह के ग्राफ आपको जानने चाहिए। एक होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन। पहला ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन, और दूसरा ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। क्लियर है? दो ग्राफ साउंड के हैं जो एक ही तरह का दिखता है लेकिन अपने बड़े काम का है। हम लोग इन्हीं दोनों ग्राफ से काफी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ड्रॉ कर लें और इसी के साथ हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगर नोट डाउन हो जाए तो से यस इफ नोटेड। Say yes if you have already noted. गुड, वेरी गुड। शेयर नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, नो वरी। गुड ऋषभ, वेरी गुड।
दो ग्राफ है, बिल्कुल एक तरह के ग्राफ है दोनों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमृत फर्स्ट ग्राफ एक्सप्लेन कर दो अमृत, देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ अमृत मैंने बोला, दो ग्राफ मैंने बताया अमृत। पहला ग्राफ मैंने बोला कि देखो जब साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा था तो हर पार्टिकल जो था वो अपने बैलेंस मीन पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही साउंड ट्रेवल करने लगा हर पार्टिकल क्या होने लगा, ऑक्सिलेट करने लगा, वाइब्रेट करने लगा मीडियम का। तो हर पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट नहीं कर रहा है, पहला वाला जल्दी वाइब्रेशन शुरू किया, दूसरा वाला उसके बाद, तीसरा वाला उसके बाद। तो पहला वाला क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच चुका है तो दूसरा वाला यहीं पे है, तीसरा वाला यहाँ पे है, चौथा वाला यहाँ पे है। तो हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन, अपने पहले पुराने पोजीशन से थोड़ा बहुत सब क्या है, डिस्प्लेस्ड है। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ठीक है। इसका अभी आपको एक मतलब समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। अब हम बात करने वाले हैं साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज साउंड वेव का क्या होता है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है एम्पलीट्यूड, नाम लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। अगला टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी और चौथा वेवलेंथ। ये चार प्रॉपर्टी है साउंड वेव का जो हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये 9th में भी सेम चीज पढ़ना होगा और अभी भी सेम चीज पढ़ना होगा। 9th में हल्के, 8th में थोड़ा बहुत पढ़ना है, 9th में डिटेल में पढ़ना होता है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे इसको। तो साउंड वेव में चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, फिर हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाएंगे। बस नाम लिख लो ताकि हम एक एक करके जाएंगे, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। आगे बढ़े। आई होप सबने लिख लिया है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करने वाले हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं एम्पलीट्यूड। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं कौन सा ग्राफ इसके लिए बनाऊं, तो हमने कुछ नहीं बनाया है, हमने ग्राफ बनाया है, हमने बनाया है y और x का ग्राफ बनाया है, हमने y और t का ग्राफ बनाया है। क्या ग्राफ बनाया हमने, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया। तो आप गौर से देखो यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। लेकिन एक ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम ऑक्सीलेशन डिस्टेंस पे है या मैक्सिमम वाइब्रेशन पे है, क्लियर है क्या। या कह सकते हो क्या कि अपने सेंट्रल या मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। क्लियर है क्या। इस एम्पलीट्यूड को समझने के पहले दो बड़े नाम हैं जो आपको और जानना चाहिए, देखते हैं क्या, ठीक है। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में कम दिया गया है थोड़ा, तो याद रखिएगा। जो टॉप पीक होता है, जो ऊपर की तरफ पीक होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्रेस्ट। इसको भी नाम क्या देते हैं हम लोग, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब जो होता है वो जेली जो होता है वो उठा हुआ कहते हैं। क्रेस्ट का मतलब जेली जो होता है वो थोड़ा उभार टाइप होता है, ठीक है। जैसा पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में क्या होता है, क्रेस्ट होता है। दूसरा जो नीचे की तरफ मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रफ, उसको कहते हैं ट्रफ। क्लियर है। तो याद रखिएगा जो एक वेव होता है, वेव में कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ मौजूद होते हैं हर वेव में। क्रेस्ट मतलब अपर लेवल पे डिस्प्लेसमेंट और ट्रफ मतलब लोअर लेवल पे डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब क्रेस्ट और ट्रफ बना हुआ है,
मैंने कहा कि जब क्रेस्ट के सेंट्रल पोजीशन पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी का मीन पोजीशन से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को डिफाइन क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज amplitude can be defined as maximum displacement from mean position, maximum displacement from the mean position is called amplitude। इसका अगर लेंथ मेजर करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? कुछ जो येलो से मैंने शो किया है, ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। तो ये गौर से देखिए कि जो हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से कहां तक हो सकता है? वो मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? ए तक, और मिनिमम कहां हो सकता है? माइनस ए तक। इज इट क्लियर? क्या जो बॉडी होती, जो वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम कहां से कहां तक वाइब्रेट कर सकते हैं? प्लस ए से लेके माइनस ए तक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है एम्पलीट्यूड? बच्चों बताओ, क्या एक वेव में आप लोग एम्पलीट्यूड डिनोट कर सकते हो? एम्पलीट्यूड का मतलब कुछ नहीं है अपने मीन पोजीशन। ऐसे समझो, ये समझ लो कि बैलेंस पोजीशन ये था, कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से, इसको कहते हैं मीन पोजीशन से कोई बॉडी कितना ऊपर और नीचे जा सकता है। मैं एक बार और अभी डिफाइन करता हूं, कर देता हूं, ठीक है? अभी मैंने बोला कि हर बॉडी अपना मीन पोजीशन पे, पहले जब साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा था, जैसे ही वाइब्रेशन हुआ कोई बॉडी क्या होता था, कोई होता है वाइब्रेशन में अपने ऊपर से एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर ऊपर से नीचे के बीच में वाइब्रेट करेगा। तो अपने सेंट्रल पोजीशन से जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर है क्या? अब एक सवाल पूछा नैन, किसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नैन, इसको मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल ये मेजरेबल है। हर वेव का एम्पलीट्यूड हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या सबको एम्पलीट्यूड क्लियर है क्या बच्चों? क्या सबको एम्पलीट्यूड क्लियर है? क्लियर है? हर केस में जरूर से जरूर ग्राफ बनाए और लिखने की कोशिश करें। पूर्णिमा, मिनिमम एम्पलीट्यूड तो जीरो होगा ना, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि अपने मीन पोजीशन मिनिमम कहा जाता है, वो क्या होगा? जीरो। आप समझो कि मैक्सिमम, आप नीचे वाले की बात कर रहे हो, आप नीचे की तरफ जो मैक्सिमम है उसकी बात कर रहे हो, उसको मिनिमम कहना ठीक नहीं है पूर्णिमा। अभी क्रेस्ट का मतलब होता है अभी जो पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ट्रफ कहते हैं जो नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इज इट क्लियर? क्रेस्ट, इज इट क्लियर? अभी क्रेस्ट का मतलब पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ का मतलब नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट। अब क्रेस्ट में जो सबसे मैक्सिमम लिमिट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्रेस्ट का जो टॉप मोस्ट लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगला देखते हैं एक और, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको बनाना चाहिए y और दूसरा क्या t, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम फिर से बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा गौर से देखो बच्चों कि ये तो अपना t इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? अब एक पार्टिकल आखिर कितने टाइम में फिर से वही काम करना शुरू कर देगा, या अपने स्टेप को फिर से रिपीट करने लगेगा, इसको कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। याद रखिएगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक लेकर
इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड। अभी ट्रफ में भी मैक्सिमम होता है, उसको भी एम्पलीट्यूड कहेंगे। ट्रफ के भी मैक्सिमम को और क्रेस्ट के भी मैक्सिमम को हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्लियर है क्या? चलिए अब आते हैं हम लोग टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड का मतलब डेफिनेशन क्या होता है इसका? इट इज द टाइम टेकन, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज टाइम टेकन to complete one oscillation या one vibration। एक वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है इसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्लियर है क्या? एक पूरा वाइब्रेशन, एग्जांपल लो, कोई बॉडी वाइब्रेशन शुरू किया, वाइब्रेट पूरा एक बार जब वाइब्रेट जितने टाइम में करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है क्या? इसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये मेरा टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है? अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। इसको मेजर कैसे करेंगे? इसका यूनिट क्या होगा टाइम का? टाइम का यूनिट सबको पता है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। याद रखिएगा, एक टाइम जो होता है वो कुल 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। याद रखिएगा, एक टाइम जो होता है वो कुल 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये होता है t इक्वल्स टू t/4, ये होता है t इक्वल्स टू t/2 हाफ टाइम। इसको कहते हैं हम लोग t इक्वल्स टू 3t/4 और इसको कहते हैं t इक्वल्स टू कैपिटल T। ये पूरा एक टाइम पीरियड होता है। तो पूरा क्या होता है? एक टाइम पीरियड। किसी ने बोला है कि सर क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि एक टाइम पीरियड मतलब एक क्रेस्ट ट्रफ का पीरियड? बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल आलम कह सकते हो। यानी एक टाइम पीरियड में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आता है। इज इट क्लियर? टाइम पीरियड कहते हैं एक पूरा साइकिल करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? एक टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। देख लो, ये जो भी चीज आज पढ़ रहे हो आपको 11th तक काम आने वाली है। पहला मैंने बोला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का लेंथ। ये होता है ए, ये होता है ए, ये होता है -a। क्लियर है क्या? एक सवाल पूछा है कि सर मीन टी तक क्यों नहीं गया है वाइब्रेशन में? अभी मैं सवाल आपका समझा नहीं, क्या अनम्यूट कर सकते हो क्या अभी? अभी अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो अभी। हेलो बोलिए अभी। सर, जो वाई से लेके गए टी तक, हाफ ही टी तक, वो लास्ट तक क्यों नहीं गया टाइम पीरियड में? यहां तक यस सर। नहीं बना सकते थे, बनाया नहीं। फिर तो रिपीट हो रहा है ना साइकिल, फिर तो आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे यस सर। बढ़ता रहेगा ना। फिर ये एक साइकिल के बाद एक और साइकिल हो जाएगा क्या? ये देखो तो 2t हो जाएगा क्या? यस सर। चाहे फिर 3t हो जाएगा। ये आगे बढ़ता रहेगा। मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, एक ही मैंने बनाया। चलिए ओके। अमृत, अमृत स्लाइड लिख नहीं पाए हो? अमृत इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अमृत टाइम मिलेगा लास्ट में। अनय ने पूछा है सर इज ट्रफ आल्सो एम्पलीट्यूड? देखो पहले एक बच्चों, एक थोड़ा कंफ्यूजन है आप लोग, उसको क्लियर करता हूं। क्रेस्ट का मतलब समझ लो वो पूरा पार्ट जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ठीक। ट्रफ का मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, उस पूरे रीजन को क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं। उस क्रेस्ट के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जिसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। वही काम ट्रफ में भी एक बीच में ऐसा पॉइंट होता है जहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नीचे की तरफ मैक्सिमम होता है। दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या टाइम पीरियड समझ में आया क्या? एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक पार्टिकल को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको मेजर करते हैं हम लोग सेकेंड में।
फाइन, बच्चों नोट कर लिया है? जल्दी नोट कर लो, से यस इफ रिटन। पायल, हर क्रस्ट और ट्रफ में कहीं ना कहीं बीच में तो मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर है पायल? पायल इज इट क्लियर? अने बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, आपने बिल्कुल गलत लैंग्वेज यूज किया है उसके लिए, ट्रफ के लिए। आपने लिखा है सर कैन वी से ट्रफ इज नॉट द लीस्ट अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड। कहां कोई स्टेटमेंट बता, ट्रफ उस पूरे रीजन को कहा कहते हैं जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड हो रहा है, उसका बीच में क्या मिलता है हमको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर है? अभी क्रेस्ट और ट्रफ की क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करता रहेगा क्रेस्ट और ट्रफ, कंटिन्यूअसली क्रेस्ट अनलिमिटेड क्रेस्ट एंड ट्रफ मूव करता रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नाम बहुत सुना होगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है number. It can be defined as it can be defined as number of oscillations, number of oscillations per second, इसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। याद रखिएगा, टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आपको फ्रीक्वेंसी भी पता होगा। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं हर्ट्ज। याद रखिएगा नाम इसका हर्ट्ज, HERTZ। हर्ट्ज आपने बहुत ज्यादा रेडियो पे सुना होगा, मेगा हर्ट्ज 98.3 FM, 98.3 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुना होगा आपने कई बार रेडियो वीडियो पे। क्लियर है क्या? वही फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? क्या फ्रीक्वेंसी क्लियर है? मैथमेटिकली क्या हो गया, 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो आप निकाल ही लोगे, 0 है ये कितना हो जाएगा, ये टाइम t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपने सवाल पूछा है सर मॉर्मला, अभी समझा नहीं, अभी क्या पूछना चाह रहे हो? अभी मैं नहीं समझा क्या आप पूछना चाह रहे हो। अभी मैं आयुष ने कहा है सर रिपीट कर, सर फॉर्मूला समझा, मैं फिर से कह रहा हूं, देख लो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कहा। नहीं रेयान हम लोग उस पे आएंगे, लाउडनेस कौन डिसाइड करता है। तो साउंड के पास, साउंड वेव्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितना बार ऑक्सीलेट वो पार्टिकल कर सकता है, कितनी बार मीडियम ऑक्सीलेट कर सकता है 1 सेकंड में। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1 सेकंड में कितना फ्रीक्वेंसी। अगर कोई कहता है मेरा फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, 40 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 40 बार ऑक्सीलेट कर सकता है। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? 40 हर्ट्ज का मतलब होगा कि 40 ऑक्सीलेशंस और 40 बार वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। क्लियर है क्या? इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। मान लीजिए कि किसी का टाइम पीरियड जो होगा, किसी का टाइम पीरियड जो होगा वो मान लीजिए 10 सेकेंड्स हो गया, किसी का टाइम पीरियड अगर 10 सेकेंड हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 टाइम पीरियड यानी 1/10 यानी 0.1 हर्ट्ज। इज दिस क्लियर?
पायल, वाइब्रेशन को ही ऑक्सीलेशन भी हम लोग कह सकते हैं पायल। वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन सेम चीज है। क्लियर है क्या? क्या सबको फ्रीक्वेंसी क्लियर है क्या? क्या सबको फ्रीक्वेंसी क्लियर है? गुड। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? एम्पलीट्यूड, अगला टाइम पीरियड कितने टाइम में हो रहा है, तीसरा क्या पढ़ लिया? फ्रीक्वेंसी। अनय ने पूछा है कि 1 सेकेंड में 0.1 टाइम ऑक्सीलेशन करेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस केस में जो क्वेश्चन लिया हुआ है, 1 सेकेंड में 0.1 टाइम ऑक्सीलेशन करेगा और एक ऑक्सीलेशन करने के लिए 10 सेकेंड लेगा। क्लियर है क्या? नैन, दोनों पॉइंट क्लियर है इसमें? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मतलब, टाइम पीरियड का मतलब है कि 10 सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी का मतलब है इतना ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में। क्या क्लियर है? अनय ने एक सवाल पूछा है कि सर अगर t/2 इक्वल्स टू 1/5 हो गया, अगर t/2 इक्वल्स टू 1/5 हो गया तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अगर टाइम आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या कर लेंगे? 1 टाइम पीरियड। कितना हो जाएगा? 5/2। होपफुली अनय आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अनय आपका डाउट होपफुली क्लियर हो गया होगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट डाउन कर लें। 30 सेकेंड्स। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी आर इनटू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। हम अपने आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स में है साउंड वेव के। उसका नाम है वेवलेंथ। उसका नाम है वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं इस तरह का। इसका नाम है लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। इसका नाम क्या है? लैम्डा। तो याद रखिएगा कि वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया यूनिट, एक नया सिंबल देंगे हम लोग आपको, वो है लैम्डा। ये वेवलेंथ होता क्या है? तो वेवलेंथ को समझने के लिए पहले आप ग्राफ बनाइए y का और x का। किसका किसका? पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का टाइम बनाते हैं। तो आप सब जानते हो कि ये क्या है? ये अपना पूरा का पूरा क्रेस्ट है, और ये अपना, ये भी क्या है? अपना क्रेस्ट है। ये क्या है? C है, क्रेस्ट है। ये क्या है? क्रेस्ट है। और ये क्या है? ट्रफ है। ये क्या है? ट्रफ है। क्लियर है क्या? ये क्या है? ट्रफ है। और अगर एक और बना हुआ, अगर एक और बना हुआ अगर, तो एक और ट्रफ है। क्लियर है? सब लोगों को पता है क्रेस्ट और ट्रफ है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इज इट क्लियर? यानी वेवलेंथ को अगर डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड as distance between two consecutive crest or trough। दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? वेवलेंथ है। लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा? लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये वेवलेंथ क्लियर है क्या? क्या सबको ये वेवलेंथ क्लियर है क्या? नहीं, लैम्डा में समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक वेव में दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इज इट क्लियर? नैन, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ। नैन क्लियर है? क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है सर, उसका यूनिट लैम्डा है। नहीं, यूनिट नहीं है, उसका सिंबल लैम्डा है। इसका यूनिट जो है वो मीटर। लेंथ है ना?
अच्छा डिस्टेंस है ना, सीधा सीधा डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है यूनिट। नयन क्लियर है क्या? क्या डिस्टेंस का यूनिट सीधा सीधा मीटर कह सकते हैं क्या? साइन है, ये सिंबल कह सकते हो नयन, इसको एक सिंबल कह सकते हो बस। क्या सबको क्लियर है? नैतिक नयन क्लियर है? अभी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, अभी ने जो बोला है उसको समझ लो थोड़ा सा। अभी ने कहा कि सर क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, इसको वेवलेंथ थोड़े ना कह सकते हैं। या तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या तो दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ हम लोग नहीं करते हैं। तो वेवलेंथ का कितना है, हाफ है। तो एक क्रेस्ट और ट्रफ की दूरी जो है वेवलेंथ की क्या है, हाफ है। क्या सबको क्लियर है? क्या साउंड वेव्स की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? बता दो बच्चों, क्या कोई दिक्कत है? साउंड वेव की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं? आज पूरा का पूरा ग्राफ ही है, इसीलिए मैं चाहता था कि आज एक साथ ही सारा ग्राफ वाला चीज पढ़ाऊं। अमृत ने बोला कि मुझे एम्पलीट्यूड में ही दिक्कत हुआ है। अमृत देख लो यहाँ पे, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? ये क्रेस्ट जो दिख रहा है ना, क्रेस्ट के हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्रेस्ट के हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इज इट क्लियर? नहीं रेहान, आज फोकस कऊत पे नहीं है, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा तो हम बहुत बड़ा टॉपिक खत्म कर लेंगे साउंड का, ठीक है। एक सवाल पूछा, लैम्डा का साइन होता है, लैम्डा का साइन देखो ऐसे लिखना, ऐसे लिखना और हल्का सा आगे बढ़ा देना इसको। लैम्डा का साइन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे मैंने बनाया है। तुम खाली वेवलेंथ लिखो, तुमको कहीं मेजर थोड़े करना है। आप लोग को वेवलेंथ कहीं मेजर नहीं करना है, आप लोग खाली वेवलेंथ जानो, उतना ही काफी है आप लोग के लिए। लाइकली 7, शुभम क्या लाइकली 7? 7 की तरह नहीं, 7 की तरह तो नहीं कह सकते उसको। 7 तो, ये 7 की तरह तो ऐसे करेंगे, टेढ़ा करना है। हाँ कह सकते हो। चलो, एनीवन एल्स, कोई सवाल? श्रेया ने कहा टाइम पीरियड रिपीट कर दीजिए। श्रेया, मैंने टाइम पीरियड में बहुत क्लियर कहा था कि हर बॉडी ऑक्सीलेट कर रहा है, हर बॉडी। तो जितने देर में अपना पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। गौर से देखिए, फिर से मैं मुझे डायग्राम बनाना होगा, ध्यान से देखिए श्रेया। मान लीजिए कि मैंने एक पार्टिकल ने ऑक्सीलेशन शुरू किया, फिर गया ऐसे। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, और एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? नयन, मैंने बोला T/4 T/3। नयन देखो, सीधी सी बात है, एक साइकिल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या नयन? देखो, तुमको लगा कि टाइम कैसे डिवाइड किया नयन, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि आधा ये क्या है, हाफ टाइम है ये? बोलो, किसी को टाइम डिविजन में दिक्कत है क्या? टाइम को क्या किया, आधे पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा ये बताओ, क्या ये T/2 का भी हाफ है क्या? बोलिए, क्या ये T/2 और T के बीच का है क्या ये 3T/4 कह सकते हैं कि हाफ है क्या? मैंने कोई खास एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया इसमें, मैंने बस क्या आपको दिखाने की कोशिश की कि बीच में है तो इसलिए हाफ टाइम डिवाइड कर दिया। क्या सबको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्लियर है? देखो, अभी तक हम साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े हैं। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी तक हम मेन चीज पे नहीं पहुंचे हैं। अभी तक हम सिर्फ साउंड वेव का ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सब लोग इसको जल्दी से लिखें। साउंड की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़नी है। एक होता है लाउडनेस, दूसरा होता है पिच, और तीसरा होता है क्वालिटी ऑफ साउंड। जल्दी से तीनों को नोट कीजिए, एक एक करके तीनों की बात करेंगे और चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला।
जल्दी नोट करें सब लोग। जस्ट नोट कर ले। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। डन। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चलो हम लोग लाउडनेस की बात करते हैं। बच्चों लाउडनेस क्या होता है समझते हैं। लाउडनेस आपको समझ में क्या आता है पहले वो समझते हैं। कोई मुझे बताएगा आपको लाउडनेस का मतलब क्या होता है? मैं साइंटिफिक मीनिंग बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताओगे लाउडनेस क्या होता है? एनीवन? तेज, बहुत तेज साउंड। अमन अंकित ने कहा अनप्लेजेंट साउंड। नहीं अंकित, मैं इस पर डिसएग्री करूंगा। एक्सट्रीम लेवल में साउंड। लाउड नहीं कह रहा हूं बच्चों, फिर से लाउडनेस कह रहा हूं। लाउडनेस क्या होता है? नयन ने बोला हायर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा क्या है? मोर नॉर्मल साउंड। देखो बच्चों समझते हैं, आप लोग तेज आवाज की तरफ जा रहे हो। लाउड का मतलब देखो क्या होता है, हर साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस को अगर सिंपल सेंस करना है कि क्या होता है, ये मैंने क्लैप किया है, ये मैंने और तेज क्लैप किया, ये मैंने और तेज क्लैप किया, तो जैसे जैसे मैं अपने आवाज को तेज कर रहा हूं वैसे वैसे ये साउंड लाउड होता जा रहा है। क्लियर है? तो लाउड का मतलब आपका हिंदी परसेप्शन सही है कि बहुत तेज या तेज, लाउड का मतलब, लेकिन लाउडनेस का एक और मतलब है कि ज्यादा साउंड एनर्जी, कम साउंड एनर्जी, ज्यादा साउंड एनर्जी। क्या क्लियर सबको? क्या लाउडनेस का मतलब कह सकते हो क्या कि साउंड एनर्जी ज्यादा। क्या लाउडनेस को अगर आपको समझना है, अगर लाउडनेस को समझना है तो बड़ा सिंपल है कि लाउडनेस एक वो फेनोमेनन है जो हमारे ईयर्स परसीव करते हैं, सुनते हैं, सेंस करते हैं। क्लियर है क्या? याद रखिएगा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा साउंड लाउड होगा। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। याद रखिए, ऐसे हिट किया तो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, ऐसे हिट किया तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो याद रखिए लाउडनेस मेजर होता है अपने एम्पलीट्यूड से। ये है एम्पलीट्यूड, ये A1 है, और इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। बताइए बच्चों किसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है? आप बताइए बच्चों, दोनों फिगर में, दो फिगर्स हैं 1 और 2, आप बताइए किसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है? क्या दूसरे वाले में एम्पलीट्यूड ज्यादा है क्या? याद रखिए एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब एनर्जी भी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा का मतलब साउंड क्या है? लाउड है। क्लियर है क्या? तो दिस फेनोमेनन ऑफ साउंड डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। याद रखिएगा। क्लियर है क्या? दूसरा वाला लाउड साउंड लाउडर है, दूसरा वाला साउंड क्या है? लाउडर है। तीसरा वाला क्या है? सॉफ्टर है। याद रखिएगा लाउडनेस और सॉफ्टनेस मेजर होता है एम्पलीट्यूड से। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो लाउड ज्यादा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो क्या होगा? सॉफ्टर साउंड होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको लाउडनेस समझ में आया क्या? यानी आज के बाद अगर कोई पूछे कि साउंड लाउड है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? कि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है।
एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसका एनर्जी भी ज्यादा है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंटेंसिटी, याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड is directly proportional to amplitude. मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा उसका इंटेंसिटी होगा साउंड का, उतना ही ज्यादा ईयर्स में हमारे एनर्जी जाएगी साउंड की, उतना ही ज्यादा हम साउंड को लाउड हियर करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या ग्राफ देख के बता सकते हो कौन लाउड कौन सॉफ्ट? बच्चों समझ गए? क्लियर है? तो लाउडनेस को जनरली हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। घरों में जनरली हम लोग लाउडनेस को मेजर करने के लिए डेसिबल यूज करते हैं। नहीं सत्यम, लाउडनेस का टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है सत्यम। अगर दो वेव्स को हमको कंपेयर करना है तो खाली उसका एम्पलीट्यूड कंपेयर करेंगे लाउडनेस के लिए। ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस। क्लियर है? अने ये बिल्कुल भी स्पीड से रिलेटेड नहीं होगा। एम्पलीट्यूड सिर्फ इससे रिलेटेड है कि एनर्जी कितनी आपने दी है। अगर आपने कम एनर्जी दी तो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगा उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा और साउंड भी लाउड नहीं होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? अगर आपने साउंड ज्यादा प्रोड्यूस किया इसका मतलब है कि उसका एनर्जी ज्यादा लगा है, तो एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा और एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो साउंड भी ज्यादा हम हियर करेंगे। इज इट क्लियर? इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्पनेस डिपेंड्स। क्रिस्पनेस क्या होता है नयन? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्पनेस? नयन मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। आई डोंट नो व्हाट डू यू, क्या पूछ रहे हो नयन? बोलो। अच्छा, नयन पूछ रहा क्लियरनेस। नहीं, क्लियरनेस का कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए हम अलग अलग पॉइंट लेके आएंगे। देखो ऑब्वियसली अगर साउंड सॉफ्ट होगा तो आपके ईयर्स तक एनर्जी कम पहुंचेगी तो ऑब्वियसली आवाज कम आएगी, ठीक है। लेकिन साउंड का जो पैटर्न है वो हमको पता चलेगा अगले पॉइंट से, वो है पिच। क्लियर है? अभी लाउडनेस सिर्फ साउंड की एनर्जी को मेजर करता है। ज्यादा एनर्जी लाउडर साउंड, कम एनर्जी सॉफ्टर साउंड। क्लियर है क्या? ज्यादा एम्पलीट्यूड लाउडर, कम एम्पलीट्यूड सॉफ्टर। बोलो बच्चों आगे बढ़े, बोलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं। कौशिक ने पूछा है कि सर लाउडनेस अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कौशिक बड़े सिंपल शब्दों में कहेंगे हम लोग कि दिस फेनोमेनन ऑफ साउंड, दिस इज अ फेनोमेनन ऑफ साउंड व्हिच डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, जो साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। क्लियर है? ऐसा साउंड का प्रॉपर्टी जो साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। हायर द साउंड एनर्जी, हायर द एम्पलीट्यूड, लाउडर द साउंड। बिल्कुल अभी कह सकते हैं, अभी लाउडनेस कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और एम्पलीट्यूड, बट लाउडनेस कोई ना फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए उसको नहीं कह पाते हम लोग। बोलिए उत्कर्ष, बोलिए उत्कर्ष, अनम्यूट कर रहा हूं। नहीं सर, गलती से हो गया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पिच। क्लियर है क्या? देखने की कोशिश करते हैं पिच क्या होता है, पिच को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आपने ऐसा देखा है क्या कि किसी का वॉइस बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, श्रिल होता है, बहुत पतला आवाज होता है। किसी का आवाज जो होता है वो बहुत ही कह सकते हैं थिक आवाज होता है। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल बॉयज का आवाज बिल्कुल अलग होता है, गर्ल्स का आवाज बिल्कुल अलग तरह का होता है। ये आवाज का जो श्रिलनेस है, आवाज का जो श्रिलनेस है, ये कैसे पता चलेगा? हम इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट वी आर टू द एंड, स्टिल एक आध लेक्चर और लूंगा, ठीक है। तो समझते हैं पिच क्या होता है।
तो याद रखना बच्चों, पिच मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को, जैसे लाउडनेस मेजर करता है एम्पलीट्यूड को, वैसे पिच मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्या पहले केस में क्या टाइम पीरियड ज्यादा है क्या? गौर से देखिएगा, क्या पहले केस में टाइम पीरियड ज्यादा है क्या? आप बताओ किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा है, आप मुझे बताओ किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा है? कौन ज्यादा टाइम ले रहा है एक ऑक्सीलेशन खत्म करने में, एक साइकिल खत्म करने में? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, किस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है? आयुष आपने T2 बोला, अने आपने T2 बोला, क्या पहले वाले में एक ऑक्सीलेशन को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है क्या? क्या पहले वाले केस में एक ऑक्सीलेशन को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है? बिल्कुल। तो हम इतना तो समझ गए कि टाइम पीरियड जो होगा वो 1 के केस में ज्यादा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 2 का ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो उल्ट 1 बाई टाइम पीरियड होता है, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। क्या हम ये कह सकते हैं क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या है? 1 सेकंड में ज्यादा ऑक्सीलेशन हो रहा है, दूसरे वाले केस में ऑक्सीलेशन ज्यादा जल्दी से हो रहा है, पहले वाले में ऑक्सीलेशन थोड़ा सा क्या है, स्लो है। क्लियर है क्या? तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी पिच जो होता है वो क्या मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या? हम कह सकते हैं कि अगर 1 का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो 1 का पिच भी ज्यादा होगा, 1 का पिच भी ज्यादा होगा एज कंपेयर, सॉरी 1 का पिच कम होगा एज कंपेयर टू पिच ऑफ 2। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच भी ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका पिच भी कम। जैसे जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो लाउड ज्यादा होता है, उसी तरीके से जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच भी ज्यादा। क्या क्लियर है? बिल्कुल से कह सकते हो सत्यम, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। क्लियर है क्या? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा पिच होगा। तो पिच का डेफिनेशन क्या है? द पिच ऑफ साउंड इज आवर ईयर्स रिस्पॉन्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। हमारे ईयर्स फ्रीक्वेंसी को जो रिस्पॉन्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड पिच। हमारे ईयर्स जो लाउडनेस को, जो एम्पलीट्यूड को रिस्पॉन्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? फ्रीक्वेंसी और पिच दो टर्म्स यहां पे रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम पिच कम। अभी मैं फिर से समझा देता हूं, अभी मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है। गर्ल्स वॉइस लेता हूं मैं, आपको 2 एग्जांपल लेता हूं। गर्ल्स वॉइस और मैं लेता हूं बॉयज वॉइस। एक कंपैरिजन लेना है, ड्रॉ करना, ठीक है? गर्ल्स वॉइस और बॉयज वॉइस, 2 कंपैरिजन लेता हूं, ठीक है? नहीं बिल्कुल आ रहे हैं, नहीं मोर साउंड बिल्कुल नहीं कह सकते, सुन लो एक बार, ठीक है? गलत ड्रॉ कर रहा हूं। गर्ल की जो वॉइस होती है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लगभग 120 से लेकर के 150 हर्ट्ज तक मिलेगा आपको। इट कैन वेरी टू 180 हर्ट्ज एज वेल, ठीक है? 180 हर्ट्ज तक ये वेरी कर सकता है गर्ल्स वॉइस। क्लियर है? लेकिन जो बॉयज वॉइस होता है वो 80 हर्ट्ज टू लेकर के 120 हर्ट्ज तक ही वेरी करेगा, और सम बुक्स, कुछ किसी बुक में 70 हर्ट्ज से रेंज शुरू होता है। अब बॉयज वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक, और गर्ल्स वॉइस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है? तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका पिच भी ज्यादा होगा, और अगर पिच ज्यादा होगा तो हमें वो आवाज जो होगी सुनाई देगा, वो हमें उस आवाज में स्ट्रिलनेस आवाज में सुनाई देगा। आवाज जो होगा वो थोड़ा पतला आवाज होगा। क्लियर है? लेकिन बॉयज का वॉइस क्योंकि कम पिच होता है, इसका पिच कम होता है, इसीलिए वो आवाज फ्लैट सुनाई देता है। क्लियर है क्या? अब बॉयज का जो वॉइस होता है वो जनरली फ्लैट होता है। बॉयज का वॉइस क्या होता है? फ्लैट होता है। लेकिन गर्ल का जो वॉइस होता है वो क्या होता है? स्ट्रिल होता है। स्ट्रिल का मतलब आप कह सकते हो थोड़ा प्लीजेंट टू ईयर, फ्लैट का मतलब कह सकते हो अनप्लेजेंट टू ईयर, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है? तो गर्ल्स वॉइस जो होता है वो स्ट्रिल होता है, और बॉयज वॉइस जो होता है वो फ्लैट होता है। क्लियर है? क्योंकि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है बॉयज वॉइस की। इज इट क्लियर?
एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा नैने कि सर क्या आवाज एज के साथ भी चेंज होता है? बिल्कुल। जो बच्चे के साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ऑलमोस्ट 120 हर्ट्ज से ऊपर होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की वो डिक्रीज करती है। क्लियर है? क्या ये पिच का रिलेशन समझ में आया क्या? ये पिच का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आवाज कौन लाउड है कौन सॉफ्ट है, इसका लेना देना है आवाज कैसा है। नहीं, हमारे वोकल कॉर्ड्स में चेंजेस आते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स में चेंजेस आते हैं और इसी की वजह से हमारा जो साउंड का जो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है हायर फ्रीक्वेंसी की वो डिक्रीज करती है और एंड में हम लोग ऑलमोस्ट 120 से लेके 120 से कम होकर के 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक का ही साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप चाहो तो हर तरह का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या कुछ लोग यहाँ पे गर्ल्स वॉइस में भी लड़कियों की आवाज भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग कुछ अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। इवन हम जब गाना गाते हैं तो गाना गाते हैं तो हम लोग उस वक्त अपने रेगुलर पिच में बात नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त हम अपने 80 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते हैं, उस समय हम अलग पिच पे काम कर रहे होते हैं। क्लियर है क्या? तो पिच तो हम कंट्रोल कर सकते हैं पर जनरल जो साउंड होता है वॉइस का वो पिच उसका कम होता है और गर्ल्स का पिच ज्यादा होता है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। बहुत क्लियर है? हायर द फ्रीक्वेंसी higher the frequency higher the pitch। is it clear to all of you? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है क्या? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच। और फ्रीक्वेंसी कैसे देखोगे? अगर ऑक्सीलेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है? बढ़ गया है। is this clear to all of you? नहीं, ऐसा नहीं है नैन कि लोड नहीं पड़ता। लाउडनेस पे एनर्जी ज्यादा लगाते हो ना, हाई लाउड साउंड प्रोड्यूस करने के तब जोर पड़ता है। इसके लिए आपको अलग तरीके से आवाजें निकालनी पड़ती हैं यूजिंग योर ऑर्गन्स। ठीक है? क्लियर है क्या? तो इसके लिए कोई जोर नहीं पड़ने वाली बात नहीं। हाँ, हम अपने फ्रीक्वेंसी से हट के अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे, वो नेचुरल नहीं हो, हमें काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए। नैन बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, 80 से कम में भी मेहनत करनी पड़ेगी, 120 से ज्यादा भी मेहनत करना पड़ेगा। क्या सबको ये पूरा पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? क्या लाउडनेस और पिच का अंतर समझ में आया? लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड का मेजर, पिच का मतलब की फ्रीक्वेंसी का मेजर। और यही सेम चीज आपको अगले क्लास 9th में भी पढ़ना होगा। सेम चीज जितना मैंने बताया उतना ही आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, बहुत एक एक लाइन में सब कुछ लिख दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज था, हमको अभी से पढ़ के रखेंगे तो 9th में आसानी होगी हमें। क्या ये सबको क्लियर है? कैन वी मूव टू आवर लास्ट स्लाइड? क्या हम आखिरी स्लाइड पे बढ़े? आखिरी स्लाइड, ये सब लोग नोट कर लीजिएगा, आप गर्ल्स वॉइस और बॉयज वॉइस का रेंज। चलिए कौशिक, अने कुछ नहीं है, खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक क्वालिटी ऑफ साउंड आपके बुक में मिलेगा भी नहीं है, अने आपके बुक में ये मिलेगा भी नहीं। बस सुन लो खाली, बस एक बार याद रखना कि अब मान लो कि मैंने और आपने एक ही लाउडनेस और एक ही फ्रीक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस कर दिया, तो भी क्या दोनों साउंड सेम होगा क्या? आप बताओ, क्या दो आदमियों बंदे का साउंड में क्या डिफरेंस नहीं होता है क्या? इवन इफ लाउडनेस भी सेम हो, यानी एम्पलीट्यूड भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। इस तीसरे मेथड को कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। तीसरे मेथड को कहते हैं हम लोग क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है? यानी ये वो मेथड है, दिस इज द प्रॉपर्टी with which we can distinguish two sounds with same frequency and same amplitude। क्लियर है क्या? तो लिख सकते हैं it is the property with which, या सिंपल लिख सकते हैं
which can distinguish which can distinguish two sound waves with same pitch and loudness. पिच भी सेम, लाउडनेस भी सेम, फिर भी साउंड दो बिल्कुल सेम नहीं होता है। वो वहां पे एक टर्म आता है क्या, क्वालिटी ऑफ साउंड। वो हर ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही है नयन, बिल्कुल सही है। हर इंसान टू इंसान वो डिपेंड करता है क्वालिटी साउंड। इसका कोई मैथमेटिकल मेजर नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए दो बंदे ने सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस प्रोड्यूस कर भी दिया, लेकिन वो दोनों सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्या सबको क्लियर है मेरा पूरा पॉइंट? साउंड के तीन ही प्रॉपर्टी होते हैं। एक होता है पिच, दूसरा होता है पिच बताता है आवाज कैसा है, कितना पतला है। दूसरा है लाउडनेस, ये बताता है आवाज कितना तेज है। तीसरा है क्वालिटी, वो डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। क्या सबको ये पूरा साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है क्या बच्चों? देखो सब लोग जाके आज एनसीईआरटी को पढ़ोगे, हल्का फुल्का मिलेगा आपको वहां पे। That's it for today बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको लास्ट लेक्चर, अभी का लेक्चर मैं ग्रुप पे वीडियो डाल देता हूं, आप देख लें उसको, ठीक है? इन 15 to 20 minutes we'll send both videos on group, WhatsApp group, ठीक है क्या? ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। जाके थोड़ा मेहनत करना, वीडियो अपलोड कर देता हूं मैं। लेक्चर 2 भी है, मैं वो भी भेज देता हूं उनके, नो वरीज। ओके चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।